सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अभी कौन सी बन गई है। तो आंसर होगा सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। तो याद रखेंगे, देश की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका उद्घाटन अभी 26 जून 2025 को हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी ने किया। नाम क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अब जैसा कि नाम से क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे कि अब ये समुद्री क्षेत्र से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में वित्त पोषण की कमी को पूरा करेगा। मतलब जैसे कि जो जहाज कंपनियां हो गई, क्रूज पर्यटन हो गया, बंदरगाहों को, समुद्री क्षेत्र से संबंधित जो भी स्टार्टअप है उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा। आपको बता दूं, भारत सरकार ने मार्च 2015 में सागरमाला कार्यक्रम को लागू करने के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया था और अभी जून 2025 को इसे आरबीआई से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस भी मिल गया है। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है नई दिल्ली में है और हेड कौन है? टी.के. रामचंद्रन है, जो कि वर्तमान में शिपिंग मंत्रालय में सचिव हैं। अच्छा, अगर पूछूं सागरमाला कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया मार्च 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है। नाम है सागरमाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पे भारत में पहली फर्स्ट टाइम इन इंडिया से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछे भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में। और अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये किसने बनाया? जापान ने। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? बिहार। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, ये आपको मिलेगी केरल में। भारत की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहाँ पर लॉन्च हुई? लेह लद्दाख में। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा ये लॉन्च की बीएसएनएल ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुरुग्राम में। इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? ब्राजील। भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार में। और पूछे बिहार में भी कहाँ पे? तो बिहार के नवादा जिले के रजौली में। ये इसमें और ऐड कर लेना, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? डांगेती जाह्नवी, ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो आंसर होगा द वन। पूरा नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो बड़ा आसान रहेगा इसको याद करना क्योंकि इनका सरनेम है धवन और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द वन। ठीक है, अच्छा अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण जो क्रिकेटर है उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज आई थी जो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक तो ये करंट अफेयर का अभी लेटेस्ट प्रश्न बनता है। सैयद किरमानी, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है स्टम्प्ड। अंशुमान गायकवाड़ की आई थी गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ। सुरेश रैना की है बिलीव, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और आर अश्विन की भी आ चुकी है एग्जाम में, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। शेन वॉन की नो स्पिन है। सौरव गांगुली की सेंचुरी इज नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल की है सिक्स मशीन। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। रिकी पॉन्टिंग की है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। एंड्रयू फिंटॉफ की है सेकेंड इनिंग। राहुल द्रविड़ की है द नाइस गाय वो फिनिश्ड फर्स्ट। और सुनील गावस्कर की है सनी डेज। ठीक है, तो ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जू जियाई। तो चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री है जू जियाई और इन्हीं को अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा और वे जिन लिकुन का स्थान लेंगी। जिन लिकुन
ये अभी तक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, आप सभी जानते हो। वे इसके संस्थापक प्रेसिडेंट हैं और उनका कार्यकाल 10 साल का रहा है। अभी जनवरी 2026 में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, तो 10 साल का उनका टोटल कार्यकाल है। देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 2016 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट अब नए बन जाएंगे जू जियाई, और इसके उपाध्यक्ष अभी नए बने थे जो भारतीय हैं, ये नाम जरूर याद रखना, अजय भूषण पांडे। बाकी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ऑप्शन के नाम भी आप देखो। क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जिम्बाब्वे से हैं। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव, कॉमनवेल्थ नेशंस की ये सेक्रेटरी जनरल बनी, इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। और मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा भी कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी। गवर्नमेंट टी मार्केट प्लेस के सीईओ बने अजय भादु। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी तनुष्का सिंह। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष, आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अरुण मामेन। टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष बनाया गया एन गणपति सुब्रमण्यम को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष हमने देख लिया, क्रिस्टी कोवेंट्री। और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी रेखा गुप्ता। नए वित्त सचिव अजय सेठ, राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव बने, और हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई, 52 नंबर के हैं। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में MSME डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 27 जून को। तो हर साल 27 जून को MSME डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2017 में मनाया गया था। अच्छा, MSME मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी हैं। थीम की बात करें, इस बार के दिवस की थीम क्या है? सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है MSME सेक्टर के बारे में और उससे होने वाले डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। आपको बता दूं, वैश्विक स्तर पर रोजगार का 60 से 70% हिस्सा इन्हीं का है, यानी कि MSME का ही है। या आप यूं भी कह सकते हो, वैश्विक GDP में लगभग 50% का योगदान MSME क्षेत्र का है। और जो MSME है ना, मतलब क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में बोलोगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इनको निवेश और टर्नओवर के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो किसे हम माइक्रो कहेंगे, किसे स्मॉल कहेंगे, किसे मीडियम कहेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से देखेंगे। और ये मैंने आपको याद भी करवाया था। कैसे याद करवाया था आपको याद है? 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। 2.5, 25, 125, 10, 100, 500 ऐसे याद करा था, अगर आपको याद आए तो। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का है, तो उसे आप माइक्रो कहेंगे। उसी तरह स्मॉल के लिए है और मीडियम के लिए है 2.5, 25, 125, 10, 100, 500, ये याद रखना। उसके अलावा ये पॉइंट और याद रखना कि अभी MSME को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च की थी, उसको मंजूरी दे दी है। और इस स्कीम में MSME सेक्टर को 100 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अच्छा, डे वाला प्रश्न है। चलो, जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, मेरे साथ साथ बोलना। जैसे कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को योगा दिवस, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस, और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को ही इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जून को पहली बार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ पर मनाया गया। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। तो बोनालू ये तेलंगाना का एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है और विशेष रूप से ये हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। क्या है? बोनालू उत्सव। ठीक है, तो इतना याद रखना। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि जदिया स्वामी फेस्टिवल अभी तमिलनाडु में मनाया गया था। पर्पल फेस्टिवल 2023 तीसरा संस्करण अभी नई दिल्ली में हुआ था। शिग्मो फेस्टिवल होता है गोवा में, 15 दिनों तक चलता है। भारत रंग महोत्सव अभी हुआ था नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, विशु त्योहार विश्व महोत्सव केरल में, और नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में, और माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, जात्रा महोत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला लगा जम्मू कश्मीर में, और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव अभी हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, कौन सा शहर 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा। तो आंसर होगा, तो सही उत्तर होगा अहमदाबाद। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ये हम बात कर रहे हैं 2029 में इसका 23वां संस्करण होगा और भारत इसको होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ पर होंगे ये? अहमदाबाद गुजरात में होंगे। और इसमें से कुछ गेम्स हैं जो गांधीनगर और एकता नगर में भी होंगे, लेकिन मुख्य रूप से अहमदाबाद में होंगे। भारत पहली बार इसे होस्ट कर रहा है, या आप यूं कह सकते हो चीन के बाद भारत इसे होस्ट करने वाला दूसरा एशियाई देश होगा। 2019 में जो इसका 18वां संस्करण हुआ था उसको चाइना ने होस्ट किया था, चाइना के चेंगडू शहर में हुए थे। अभी लास्ट 2025 वाला संस्करण, इसका जो 21वां संस्करण है वो होगा बर्मिंघम यूएसए में। फिर अगला जो 2027 वाला होगा 22वां संस्करण, वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। मतलब हर 2-2 साल में होते हैं। इसका पहला संस्करण 1985 में हुआ था कैलिफोर्निया यूएसए में। इसका आयोजन कौन करता है? विश्व पुलिस और अग्नि खेल महासंघ इसका आयोजन करता है। इसका मुख्यालय आपको बर्मिंघम यूएसए में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने देखा कि 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो 2029 वाला संस्करण होगा 23वां, उसको भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ पे? अहमदाबाद में। ये ध्यान रखना है। अब एक्चुअली में ये टूर्नामेंट वाला प्रश्न है, कुछ और टूर्नामेंट हैं जो होने वाले हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि 2026 में जो एशियन इंडियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है वो अहमदाबाद गुजरात में ही होंगे। अभी 2025 वाले चाइना के जियांगशान में हुए। उसके अलावा फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 ये होंगे चीन के शेंजन शहर में, जुलाई में होंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 12वां संस्करण इसका ये होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में होंगे, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको याद होगा कंगना रनौत को बनाया गया और शुभंकर है विराज। 13वें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होंगे? भारत और श्रीलंका में, मुख्य रूप से भारत में होंगे। 10वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो होंगे वो इंग्लैंड में होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 वाले 5वें संस्करण होगा, ये कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड नाम की जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? प्रेम प्रकाश ने लिखा है। तो बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। लिखा है वरिष्ठ जर्नलिस्ट और ANI के जो चेयरमैन है प्रेम प्रकाश ने। और इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने। तो इस बुक में भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों को लिखा गया है। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि इंदिरा गांधी एंड द ईयर डेट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसको लिखा श्रीनाथ राघवन ने। द वुमेन वू रेन एम्स द मेमोर ऑफ अ मेडिकल पायोनियर को लिखा डॉक्टर स्नेह भार्गव ने। रेडी रेलेवेंट रिसर्जन को लिखा जनरल अनिल चौहान ने। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को लिखा पूजा पुजारा ने। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 to 90, इसको लिखा योगिंदर कंधारी ने। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर को लिखा आदिश अग्रवाल ने। डिफरेंट स्ट्रेस 1998 से 2014, इसको लिखा है AK भट्टाचार्य। वुमेन लाइफ फ्रीडम, इसको लिखा चौरा मकरमी ने। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं को लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 को लिखा विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2, ये राष्ट्रपति जी के भाषणों का संग्रह है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, इसको राम माधव ने लिखा। ठीक है, तो ये 11 लेटेस्ट बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंडियन
कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। तो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 की हम बात कर रहे हैं, ये भी 25 से 27 जून 2025 तक हुआ। कहाँ पे? देहरादून में। ये देहरादून उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। आयोजन किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसके आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पर चर्चा करना। तो अगर इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस है, जिसका आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पर इसको लॉन्च किया गया था और इसी कॉन्फ्रेंस के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की गई थी। तो अभी तो प्रश्न में पूछा है इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो देहरादून में किया गया। चलो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, कुछ और कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी भोपाल में हुआ था, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता सम्मेलन ये हुआ था पुणे में। और कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में। और 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक भारत में हुई नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई यूएई में। और वेव्स समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये भी मई की शुरुआत में हुआ था भारत में, मुंबई में हुआ। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में कटारागामा एसला महोत्सव 2025 ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका में आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत कटारागामा एसला महोत्सव ये मनाया गया। ये श्रीलंका के सबसे प्रतिष्ठित बहु धार्मिक समारोह में से एक है। इसमें 6 सिर और 12 भुजाओं वाले देवता की पूजा की जाती है। हिंदू उन्हें स्कंद या मुरुगन के रूप में पूजते हैं। बौद्ध उन्हें कथारागामा देवियों के नाम से पूजते हैं और मुसलमान इस स्थान को हजरत खिज्र से जोड़ते हैं। तो ये है कटारागामा एसला महोत्सव। जो पूछेंगे कहाँ मनाया जाता है तो याद रखना श्रीलंका में। अब बात श्रीलंका की है तो ले चलते हैं आपको सीधे श्रीलंका। ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो श्रीलंका की 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। इसके साथ हम यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है, स्लाइनेक्स अभ्यास होता है, दोस्ती एक्सरसाइज भी होता है, लेकिन इसमें इंडिया और श्रीलंका के अलावा मालदीव भी होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में आपको एक जलडमरू मध्य स्ट्रेट मिलेगा जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। कुछ और प्रश्न देखो आप। अभी याद रखना श्रीलंका का एक बैंक है डीएफसीसी बैंक। ये गिफ्ट सिटी जो भारत है गुजरात में, वहां पे ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। अभी वोसाक पोया उत्सव ये मनाया जाता है श्रीलंका में। पोसान पोया उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण भी मिला था। और अभी जो विश्व हिंदी दिवस हमने मनाया था इसी साल 10 जनवरी को, इस अवसर पर देश में श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। और वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2025 श्रीलंका में हुए थे, उसको श्रीलंका ने जीता था भारत को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट श्रीलंका से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर 1.4 अरब साल पुराने जीवाश्म हैं और अभी इसी को यूनेस्को की अस्थायी सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दूं यूनेस्को की इस संभावित सूची में अभी तक जून 2025 तक भारत के 63 स्थल शामिल हो चुके हैं। अभी इसी साल कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था 6 स्थलों को शामिल किया गया था इस अस्थायी सूची में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस संभावित सूची को या अस्थायी सूची को ऐसे इंग्लिश में टेंटेटिव लिस्ट बोल दीजिए। अभी जो लास्ट 6 स्थल ऐड हुए थे वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। मतलब ये किस तरह की सूची हो गई कि अब जब भी यूनेस्को की बैठक होगी तो उसमें यूनेस्को की सूची में अगर भारत से किसी भी स्थल को शामिल करना होगा तो वो स्थल यहीं से लिए जाएंगे, इसी सूची में से। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अभी केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया था, पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाल यात्रा को। वैसे यूनेस्को की बात करें
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले जो फ्रांस से है। अभी हम बात करें वर्तमान में तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने भारतीय स्थल हैं, तो 43 है। अभी 43 नंबर का लेटेस्ट मोइदम बना था जो असम में है। बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने, शुरुआत वाले आखिरी वाले सब, और ये पूरी लिस्ट आपको पीडीएफ में मिली जाती है, चाहो तो आराम से इसको रीड कर लेना। जैसे कि अगर पूछे पहले स्थल भारत से कौन से थे जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए यूनेस्को की, तो आप देख सकते हो ये 1983 में सबसे पहले भारत से 4 स्थल शामिल हुए थे, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला और ताज। तो तब से लेके अभी तक 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। और क्विज आपको डेली मिल जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे इन सभी क्वेश्चंस की एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो जाकर के प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और ये चीजें रिवीजन में रहे ताकि एंड टाइम पे इन्हें आप भूलो नहीं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वां संस्करण कहाँ पर होगा, राजस्थान में। फिर पूछा किसे ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, भारत। इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया, ब्राजील। और विद्या शक्ति पहल ये कहाँ पर शुरू की गई, आंध्र प्रदेश। अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, असम में। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, बिहार में। चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया, नरेंद्र मोदी। और नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है डांगेती जानवी। और वजीफा योजना अभी शुरू की गई, इसका संबंध किससे है, शतरंज। और ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, तो ऑपरेशन बशायर अल फत। तो चलो कल का भी प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल आपसे पूछा था यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए, पुरुष फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए, तो लियोनेल मेसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।